हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का अध्ययन करने से पहले हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 पर जो भी विभिन्न घटनाएं और विभिन्न आंदोलनों का जो प्रभाव पड़ा है, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो के समझने से पहले हम आंदोलन को समझते हैं। तो आंदोलन से तात्पर्य है जो व्यवस्था है या संगठित तंत्र है, उसमें जो दोष हैं, उसके जो शोषण है और अन्याय को दूर करने के लिए उसके खिलाफ संगठित होकर के और सुनियोजित तरीके से संगठित हो जाए और सुनियोजित तरीके से सामूहिक संघर्ष करना। व्यवस्था या संगठन के खिलाफ अगर वो अन्याय करती है, शोषण करती है, तो हम लोग जो है संगठित होकर के और सुनियोजित तरीके से सामूहिक उसके खिलाफ संघर्ष करें और व्यवस्था और जो संगठित तंत्र है उसमें सुधार करने की कोशिश करें और उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो ये पूरी प्रक्रिया आंदोलन कहलाती है। और देखा जाए तो आंदोलन जो है संवैधानिक तरीके से होता है, क्योंकि ये भी तीन जो प्रकार हैं इसके। एक तो एक आंदोलन से हम परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा क्रांति ला करके, तीसरा जो है विद्रोह। तो हम यहाँ पे आंदोलन को देखेंगे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में, और इसकी जो स्थापना है वो बॉम्बे में होती है, गोकुल प्रसाद तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसका जो प्रथम अधिवेशन वहीं पे होता है और बॉम्बे में, और 72 लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसकी जो संस्थापक है वो एक अंग्रेज हैं और उनका नाम है ए.यू. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और अध्यक्ष हैं व्योमेश बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है वो शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, यानी कि 28 दिसंबर 1885 से। क्योंकि सारे आंदोलन और ज़्यादातर घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण तले ही होती हैं। तो ये जारी हो जाता है 28 दिसंबर 1885 से, ठीक है, शुरुआत इसकी हो जाती है, और जारी रहता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। जो आंदोलन अपने जो शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत है वो मानी जाती है कांग्रेस की स्थापना से और जारी रहती है स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक। तो हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको मुख्यतः 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उदारवादी आंदोलन, दूसरा उग्रवादी आंदोलन, और तीसरा हम कह सकते हैं गांधी युग, गांधी युग। तो उदारवादी जो आंदोलन है उसे हम कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 तक देखते हैं, बंगाल विभाजन तक। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये उदारवादी देखा जाए तो उदारवादी और उग्रवादी है तो एक ही, कांग्रेस की स्थापना के समय ये एक ही है, लेकिन 1907 में सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग हो जाते हैं। उदारवादी और उग्रवादी जो है इनकी विचारधारा अलग हो जाती है कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस की जो स्थापना 1907 में जो 23वां अधिवेशन होता है, सूरत का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो वहीं पर जो है उदारवादी और उग्रवादी जो है दो गुटों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उदारवादी जो चरण है वो 1885 से 1905 तक माना जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ क्या है, 1885 1905 तक यहाँ है जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पे इसकी ये शैशव काल है। यहाँ पे हम एकदम से उग्र भी नहीं हो सकते अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि हमें अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना है और अंग्रेजों की नीतियों को भी समझना है। तो यहाँ पे क्या है कि शैशव काल है ये। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक माना जाता है।
और तृतीय चरण जो है उसको हम दो पार्टों में विभाजित करते हैं। तो एक तो देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरी वामपंथी विचारधारा। ये वामपंथी विचारधारा ही से मतलब सभी कहती है कि सभी लोग समान हैं, यानी कि इनका ये कहना है कि आप जो है अमीर जब हैं क्यों जब हम गरीब हैं। इसको हम देखेंगे समझेंगे। तो ये 1905 से 1915 तक एक काल क्रांतिकारी का माना जाता है, दूसरा 1924 से 1946 तक। लेकिन ये सम्मिलित जो है सब हो जाते हैं गांधीवादी युग में 1919 से 1942 तक। और यहाँ हम कह सकते हैं तो गांधीवादी जो युग है वो 1919 से 1947 तक। लेकिन हम थोड़ा इसको और बांट लेते हैं अंतिम चरण में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर 1942 से 1947 तक। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि जो आंदोलन है उसको हम मुख्यतः तो तीन चरणों में बांट के देखते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और महात्मा गांधी महात्मा गांधी का काल है 1919 से 1947। लेकिन जो तीसरा काल है उसको हम जो है तीसरे काल को दो कालों में और बांट के देखते हैं। एक तो चतुर्थ चरण गांधीवादी युग और दूसरा अंतिम चरण स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर 1942 से 1947 तक। तो हम इसको पहले देखते हैं उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण से जो काल है वो 1885 से 1905 ईस्वी तक। और इनका जो सुधार का उद्देश्य है, ये जो सुधार करना चाहते हैं तो इनका सुधार का उद्देश्य शांति और अनुरोध पत्र और प्रतिवेदन के द्वारा, यानी कि ये सरकार से ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करते हैं, प्रतिवेदन करते हैं। और दूसरा ये प्रार्थना पत्र देकर ये और ये अनुरोध करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। और जब अंग्रेज सरकार नहीं मानेगी और जैसे इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उसको ध्यान नहीं रहा तो ये स्मरण पत्र भी देकर कहते हैं, स्मरण पत्र, यानी कि ये जो है अपनी बात को मनवाने के लिए अनुरोध करते हैं, विनम्रता से व्यवहार करते हैं अपनी जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो इनका जो सुधार का उद्देश्य है वो है अनुरोध पत्र या प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र या स्मरण पत्र के दे करके। और इसमें जो इसके जो मेन मुख्य लीडर हैं, नेता हैं, वो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और भी हम जैसे कि मदन मोहन मालवीय। तो इनका जो सुधार का उद्देश्य है, ये जो सुधार चाहते हैं वो कहते हैं कि भारत के औपचारिक प्रशासन में सुधार। ये जो है प्रशासन को बदलना नहीं चाहते, ये कहते हैं कि उसमें ही प्रशासन में सुधार किया जाए। जैसे कि देखा जाए कि जो परीक्षा होती है, सिविल सेवा की परीक्षा है, तो वो इंग्लैंड में होती है, तो इनका ये कहना है कि उसको जो है भारत में भी कराया जाए। और तो उसमें ये सुधार से समझेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना, कहने का मतलब ये हमें छूट दो। जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा का ही दूसरा उदाहरण ले लें तो उसमें क्या है कि उम्र घटा दी जाती है उसकी, तो ये कहते हैं कि उसकी उम्र को बढ़ाओ। तो यानी कि शासन में क्या करो, शासन में जो है सुधार करो और उसमें छूट भी दो। और पश्चिमी शिक्षा संस्कृति सहायक है। उदारवादी लोगों का ये मानना है कि जो पश्चिमी शिक्षा संस्कृति है वो सहायक है। कहने का तात्पर्य ये है पश्चिमी अगर और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ही जो है सती प्रथा का अंत किया। हमारे यहाँ ठगी प्रथा भी चलती थी, तो ठगी प्रथा का भी ब्रिटिश सरकार ने ही अंत किया। तो इनका कहना है कि पश्चिमी शिक्षा संस्कृति सहायक है। दूसरा, शिक्षित व अन्य शाही वर्ग का प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें जो लोग हैं वो डॉक्टर हैं, उच्च वकील हैं और व्यापारी वर्ग है। इसमें जो इसके जो प्रतिनिधित्व करते हैं उदारवादी चरण का, उसमें जो नेता हैं वो कैसे है, शिक्षित है और अन्य शाही वर्ग का प्रतिनिधित्व है इसमें, यानी कि उच्च वर्ग के लोग हैं। और ये क्या है कि धर्मनिरपेक्षता द्वारा समर्थक प्राप्त, यानी कि ये जो है किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देते। जैसे कि आप देखा जाए कि उन्होंने कहा कि ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है या ये जो है कम्युनिटी श्रेष्ठ है, ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता द्वारा समर्थक प्राप्त है, यानी कि ये सभी धर्मों को समान रूप से मानने की कोशिश मानते हैं। और यहाँ क्या है, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक चलता है।
तो इनका जो स्वराज्य का उद्देश्य है, इनका स्वराज का उद्देश्य कैसा है? अनुरोध पत्र प्रतिवेदन। लेकिन उग्रवादी चरण का जो स्वराज का उद्देश्य है वो आक्रामक है, संघर्ष है। यानी कि ये कहते हैं कि हम जो है अंग्रेज सरकार से अनुनय विनय नहीं करेंगे, हम उनसे आक्रामक तरीके से व्यवहार करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। दूसरा, इसके जो लीडर हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। और ये जो है उदारवादी लोग प्रशासन में सुधार चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमारा उद्देश्य जो है वो है स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का ये पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, ये ब्रिटिश सरकार में से रियायत नहीं मांगते हैं, ये उसका बहिष्कार करते हैं। कौन? उग्रवादी। प्राचीन भारतीय संस्कृति ही राष्ट्र निर्माण में सहायक है। इनका कहना है कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है वो ही राष्ट्र निर्माण में सहायक है, क्योंकि यहाँ इनके ऊपर जो है जो विभिन्न धार्मिक आंदोलन है, जैसे कि ब्रह्म समाज हुआ और आर्य समाज हुआ, वेदांत है, रामकृष्ण मिशन का भी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो इनका ये कहना है कि उस समय जो आंदोलन क्यों हुए थे, आंदोलन का होने का मतलब ही था कि हमारा जो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक, और जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो कारण है उनमें क्या है कि अंग्रेज भेदभाव करते थे, ब्रिटिश सरकार भेदभाव करती थी भारतीयों से। तो आंदोलन लाने का ये उद्देश्य था कि उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए। तो एक गुट कहता था कि उस भेदभाव में सुधार किया जाए, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी कहते थे कि नहीं, जो है हमें ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, हम नियम बनाएंगे और स्वराज प्राप्ति की हमारी इच्छा है। और उस समय क्या था कि प्रेस का भी प्रचार हो चुका था, अखबार जो है छपने लगे थे। हिंदू है उस समय का अखबार, द हिंदू और क्रॉनिकल, पैट्रियाट, ये सब। तो अब मध्यम व निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे क्या था, उच्च वर्ग थे, वकील थे और डॉक्टर थे। यहाँ पे कौन है? मध्यम व निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व। और धर्म के साथ राजनीति द्वारा जनाधार प्राप्त, यानी कि ये लोग जो है इसमें क्या है कि ये जो अपने विशेष धर्म के साथ रहे, विशेष धर्म के इनको समर्थन मिला हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि दोनों कम्युनिटी का, मुस्लिम का भी और हिंदू धर्म का। और दूसरा, राजनीति द्वारा जनाधार प्राप्त करना, ये क्या है कि ये राजनीति खुद ही राजनीति प्रशासन में आना चाहते थे। और उग्रवादी चरण के जो उग्रवादी चरण के लोग हैं, जो स्वराज्य का उद्देश्य ये लोग बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। तीसरा जो चरण है वो क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन 1905 से 1915 ईस्वी चलता है, और इसी को दो भागों में बांट देते हैं, 1924 से 1946 ईस्वी। चतुर्थ चरण कहलाता है गांधी युग, 1919 से 1942 ईस्वी, क्योंकि गांधी जी ने भी काफ़ी आंदोलन किए, चंपारण आंदोलन किया इन्होंने, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत चंपारण 1917 में, खिलाफत 1918 में। तो इन्हें हम जो है अपने अगले क्लास में देखेंगे। अंतिम चरण कहलाता है स्वतंत्रता प्राप्ति की, और 1942 से 1947। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसका जो क्रम है और उसकी जो इतिहास है, वो उसकी शुरुआत और उसका क्रम और वो कितने चरणों में बटा हुआ है, इसको समझने की कोशिश की हमने। और जो आंदोलन के नेता हैं उनकी विचारधाराओं को समझने की कोशिश की। ये उग्रवादी की विचारधारा है और ये उदारवादी की विचारधाराओं को समझने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।